नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का माइनर पेपर है, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम 2026 में आपके लिए रहने वाले हैं बहुत मददगार। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट की। और इस पेपर की जो वन शॉट क्लास है दोस्तों, वो ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट पे अपडेट है। तो यदि आपने वो नहीं देखी है तो मैं यही कहूँगा, पहले आप वन शॉट क्लास निपटाइए और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर वाला सेगमेंट देख लीजिए। आपकी एग्ज़ाम लिटरली बहुत शानदार जाने वाली है। और इस पेपर की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, लिंक आपको एज यूजुअल हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत सेक्शन 1 के साथ। पहला ही क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन क्या है? Public administration refers to the implementation of government policies and programs for public welfare, यानी कि लोक प्रशासन सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के जन कल्याण हेतु क्रियान्वयन से संबंधित है। It involves organization, management, and functioning of government machinery to achieve public goals and serve society effectively. इसमें सरकारी तंत्र का संगठन, प्रबंधन और संचालन शामिल होता है, जिससे सार्वजनिक उद्देश्यों की प्रभावी ढंग से क्या हो सके, पूर्ति हो सके। यानी कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होंगे गवर्नमेंट के, और किस तरीके से मैनेजमेंट होगा, और किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन या इनके फंक्शन होंगे, ताकि जो हमारे गवर्नमेंट के जो टारगेट्स है, टारगेट्स मतलब जो वेलफेयर से रिलेटेड जो हमारे गोल्स है, उनको हम इफेक्टिवली ढंग से क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो उनके लिए जो भी मशीनरी, जो भी मैकेनिज्म होता है, उसे क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, उसको स्पष्ट कीजिए। द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्नमेंट ओरिएंटेड, सर्विस बेस्ड एंड कंटिन्यूअस, यानी कि लोक प्रशासन की प्रकृति सरकारी है, सेवा प्रदान है और निरंतर चलने वाली है। यानी कि हुआ क्या कि ये गवर्नमेंट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पहली बात तो ये सरकार से संबंधित है। दूसरी चीज़, सरकार को क्या देनी है, सर्विस देनी है, क्योंकि सरकार क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है किसकी, पब्लिक की, तो इसको सेवा करनी है। और तीसरी चीज़, ऐसा नहीं कि आज हमने ये काम करके छोड़ दिया, अब हमें ये काम बाद में करना होगा। ये तो कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। It focuses on public interest, works within the political system, and emphasizes सर्विस डिलीवरी रादर देन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज। यानी कि इसका जो फोकस है वो जनहित पर केंद्रित होता है और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना और लाभ के बजाय सेवा प्रदान करने पर जोर देना, ये इसका क्या है, ये इसकी विशेषताएं है, प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है, यानी कि इसके दायरे में क्या क्या आता है। The scope of public administration includes policy formulation, policy implementation, administrative management, delivery of public services, and execution of development programs for social and economic process, यानी कि सॉरी इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लोक प्रशासन के क्षेत्र में नीति निर्माण, यानी कि देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए क्या नीति होगी, उस नीति का निर्माण करना इसमें शामिल है। फिर उस नीति के क्रियान्वयन में, यानी कि जो नीति हमने बना ली, अब उसका एग्जीक्यूशन करना है और उसके प्रभावी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका प्रभावशाली तरीके से मैनेज करना, और सार्वजनिक सेवाओं की सप्लाई हेतु या आपूर्ति हेतु सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रमों के संचालन को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी कि ये सारी चीज़ें लोक से प्रशासन के दायरे में आती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन का महत्व क्या है, यानी कि लोक प्रशासन की ज़रूरत क्या है, या समाज में या यूँ कहें सिस्टम में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। Public administration is significant as it ensures good governance, maintains law and order, implements welfare policies, promotes social justice and support overall national development। यानी कि लोक प्रशासन के महत्व की बात करें तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सुशासन सुनिश्चित करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है और साथ ही में कल्याणकारी नीतियों को लागू करता है और सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इन सारी चीज़ों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताइए। क्वेश्चन आपका छोटा या बड़ा यहाँ से जरूर बनने वाला है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्स एट पब्लिक वेलफेयर, इज गवर्नमेंट ओन्ड एंड अकाउंटेबल टू पीपल, while प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन प्रॉफिट मेकिंग, इज प्राइवेटली ओन्ड एंड अकाउंटेबल टू ओनर्स और शेयर होल्डर्स। यानी कि लोक प्रशासन की बात करें तो इसका उद्देश्य जन कल्याण है,
यह सरकार के अधीन होता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं हम बात करें निजी प्रशासन की, तो इनका जो ध्यान होता है वो लाभ कमाने पे होता है और ये अपने मालिकों या शेयरधारकों के प्रति क्या होता है, अकाउंटेबल या उत्तरदायी होता है। तो यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है वेलफेयर, यानी कि लोगों का भला। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बाबू भैया प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, पैसा ही पैसा होगा, वो बात करता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ओरिएंटेड, यानी कि लोक प्रशासन सेवा प्रदान क्यों होता है? क्योंकि जनता की सेवा करना इसका मेन फोकस होता है, तो ये सेवा प्रदान होता है। तो क्या है वो कारण? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सर्विस ओरिएंटेड बिकॉज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज पब्लिक वेलफेयर, यानी कि लोक प्रशासन सेवा प्रदान होता है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ही क्या है, जन कल्याण होता है। इट डिलीवर्स असेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी विदाउट प्रॉफिट मोटिव टू सर्व सोसाइटी, यानी कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसी सेवाएँ, आवश्यक सेवाएँ बिना लाभ की भावना से समाज को प्रदान करती है। यानी कि कोई आज हमें कोई पार्टी ये कहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे भाई, आपका काम क्या है? सर्विस ओरिएंटेड है। काम ही क्या है? सर्विस ओरिएंटेड है, क्योंकि वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर पहला ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये सारे काम बिना प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करने होते हैं, इसलिए ये सर्विस ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन छोटा वाला नहीं, ये क्वेश्चन बी सेक्शन में फंसने वाला है। लोक प्रशासन का को निरंतर प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, व्याख्या करो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी बिकॉज गवर्नमेंटल फंक्शंस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, regulation and service delivery go on without interruption to meet ongoing public needs। लोक प्रशासन को निरंतर प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रशासन, नियंत्रण और सेवा प्रदान जैसे सरकारी कार्य लगातार चलते रहते हैं। यानी कि चाहे वो प्रशासन की बात हो, चाहे कंट्रोल की बात हो या फिर सर्विस डिलीवरी करने की बात हो, इस तरीके के कार्य सरकार के चलते रहते हैं ताकि जनता की निरंतर आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो जब कार्य निरंतर चलेंगे तो उसकी जो प्रोसेस होती है वह भी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। दैट्स वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ये थी अपनी यूनिट फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। पहला एक क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एनपीए, नवीन लोक प्रशासन क्या है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज्ड इन 1960s emphasizing social equity, responsiveness and public welfare। नवीन लोक प्रशासन 1960 के दशक में विकसित हुआ, जो कि सामाजिक समानता, उत्तरदायित्व और जन कल्याण पर जोर देता है। इट फोकसेस ऑन वैल्यू ओरिएंटेड एंड पीपल सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन मियर एफिशिएंसी। यह केवल दक्षता की बजाय मूल्य आधारित और जनोन्मुखी प्रशासन पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट दी फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नवीन लोक प्रशासन की विशेषता बताइए। एनपीए एम्फसाइजेज सोशल जस्टिस, सिटीजन पार्टिसिपेशन, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंसर्न फॉर वीकर सेक्शन एंड ह्यूमन सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक गवर्नेंस मोर रेस्पॉन्सिव। नवीन लोक प्रशासन सामाजिक न्याय, नागरिक सहभागिता, नैतिक उत्तरदायित्व, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय केंद्रित प्रशासन पर बल देता है। यानी कि जो नवीन लोक प्रशासन है या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन सारी बातों पे यानी कि ज़्यादा एथिकल है, ज़्यादा कंसर्न करता है कि वीकर सेक्शन को ज़्यादा डेवलप किया जाए और ह्यूमन सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। और साथ ही में जो नागरिक है, जो लोग है, उसकी प्रशासन में क्या हो, सहभागिता हो और साथ ही सोशल जस्टिस और इक्विटी को वह क्या करता है, ज़्यादा फोकस में रखता है। ये सारे फीचर्स है नवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। बात करें अगले क्वेश्चन की, दैट इज व्हाट इज पब्लिक चॉइस थ्योरी, यानी लोक चयन सिद्धांत क्या है? Public choice theory applies economic principles to public administration and politics, assuming that individual act in self interest and emphasizing efficiency and accountability। यानी कि लोक चयन सिद्धांत लोक प्रशासन और राजनीति में आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है और मानता है कि व्यक्ति स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं, जिससे दक्षता और उत्तरदायित्व पर बल पड़ता है। यानी कि पब्लिक चॉइस जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो व्यक्ति है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से क्या करता है, काम करता है। ये अज़्यूम किया जाता है और ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। यानी कि जैसे हम हमारे काम को अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं, तो उसी हिसाब से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, उनमें भी आपको उस तरीके का स्वार्थ, दैट मीन्स आपको वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना होगा। दैट इज़ द पब्लिक चॉइस थ्योरी। अगला है, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक चॉइस थ्योरी। लोक चयन सिद्धांत का महत्व बताइए। पब्लिक चॉइस थ्योरी हेल्प्स अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर
promotes efficiency and accountability and highlights issues like bureaucracy, corruption and रेंट सीकिंग। यानी लोक चयन सिद्धांत प्रशासनिक व्यवहार को समझने में मदद करता है, दक्षता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है, साथ ही में नौकरशाही और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को भी क्या करता है, उजागर करता है। व्हाट इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? एनपीएम यानी नवलोक प्रबंधन क्या है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एम्फसाइजेज अप्लाइंग प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव इफिशियंसी, परफॉर्मेंस एंड सर्विस डिलीवरी। नवलोक प्रबंधन लोक प्रशासन में निजी क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर अपनी दक्षता, कार्य प्रदर्शन और सेवा प्रदान में के सुधार पर क्या देता है, बल देता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का जो मैनेजमेंट फंडा है, उसको किस में यूज़ किया जाए? पब्लिक सेक्टर में यूज़ किया जाए, ताकि पब्लिक सेक्टर की भी एफिशिएंसी बढ़े, परफॉर्मेंस बढ़े और सर्विस भी क्या हो, प्रॉपर वे में डिलीवर हो सके। उसे क्या कहा जाता है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहा जाता है। स्टेट द फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। नव लोक प्रबंधन की विशेषता बताइए। एनपीएम फोकसेज ऑन एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, मैनेजरियल ऑटोनॉमी एंड कस्टमर ओरिएंटेड पब्लिक सर्विसेज। यानी कि जो नव लोक प्रबंधन है वो दक्षता पे, कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन पे, विकेंद्रीकरण पे, प्रबंधकीय स्वायत्ता पे और उपभोक्ता केंद्रित सार्वजनिक सेवाओं पर बल देता है। ये सारे इसमें आते हैं, या ये कहे तो ये इसकी विशेषताएं हैं। डिफरेंशिएट एनपीए एंड एनपीएम। यानी कि जो नवलोक प्रशासन और नवलोक प्रबंधन है उसमें अंतर बताइए। एनपीए एम्फसाइजेज सोशल इक्विटी एंड वैल्यूज वाइल एनपीएम फोकसेस ऑन एफिशिएंसी एंड रिजल्ट। एनपीए सामाजिक समानता और मूल्यों पर जोर देता है, जबकि एनपीएम दक्षता और परिणामों पर ध्यान देता है। एनपीए इज पीपल सेंटर्ड वेयर एज एनपीएम इज मार्केट एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। दैट मीन्स एनपीए जनोन्मुख है, यानी कि क्योंकि ये सोशल इक्विटी और वैल्यूज की बात करता है, तो ये जनोन्मुख है, यानी कि लोगों पे ध्यान देता है। वहीं एनपीएम की बात करें तो ये एफिशिएंसी के साथ साथ ये प्रदर्शन जो बेस है यानी परफॉर्मेंस है उसके ओरिएंटेड है, यानी कि परफॉर्मेंस प्रदर्शन जनमुखी है ये। अब हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, यानी कि संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण क्या है? functional approach studies administration through organizational structures and functions, explaining how institutions work together to achieve governmental objectives. संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण प्रशासन का अध्ययन संगठनात्मक संरचनाओं और उनके कार्यों के माध्यम से करता है और बताता है कि विभिन्न संस्थाएं मिलकर सरकारी उद्देश्यों को किस तरीके से पूरा कर सकती है। यानी कि जो भी संस्थाएं हैं वो अपने आप को एक एकजुट करे, इंटीग्रेट करे और वो जो हमारे टारगेट्स है, जो गवर्नमेंट के जो गोल्स हैं, उनको किस तरीके से पूरा किया जाए, वह दृष्टिकोण कौन-सा है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। यानी कि स्ट्रक्चर बनाओ और उसके साथ आप काम करो, तो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच। यानी कि इस दृष्टिकोण का महत्व क्या है? द अप्रोच हेल्प्स अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ensures coordination and stability, and is useful for analyzing government departments and agencies. यह दृष्टिकोण प्रशासनिक संगठन को समझने में मदद करता है, समन्वय और स्थिरता सुनिश्चित करता है और सरकारी विभागों और एजेंसियों के विश्लेषण में क्या है? उपयोगी साबित है। व्हाट इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच? यानी कि मानव संबंध दृष्टिकोण क्या है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एम्फसाइजेज ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन, मोरल एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस, कंसिडरिंग देम एसेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी। यानी कि मानव संबंध दृष्टिकोण है वो प्रशासन में मानव व्यवहार को, प्रेरणा को, मनोबल को और आपसी संबंधों को महत्व देता है और साथ ही इन्हें प्रशासनिक दक्षता के लिए आवश्यक भी मानता है। कि यानी कि यदि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी चाहिए तो ये जितने भी बातें हैं, चाहे वो मानव के व्यवहार की बात हो, उनके मोटिवेशन की रिलेटेड हो, उनके मोरल की बात हो या उनके आपस के इंटरपर्सनल रिलेशन हो, ये सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए क्या है? जरूरी एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। यानी कि मानव संबंध दृष्टिकोण का महत्व बताइए। इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोरल, enhances प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएट्स ए हेल्दी एंड कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि यह कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है, उत्पादकता में वृद्धि करता है और संगठनों में स्वस्थ एवं सहयोगी कार्य वातावरण का निर्माण करने का कार्य करता है। व्हाट इज बिहेवियल अप्रोच? यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है? बिहेवियल अप्रोच स्टडीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
थ्रू एक्चुअल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स फोकसिंग ऑन अ रियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो लोक प्रशासन का अध्ययन व्यक्तियों और समूह के वास्तविक व्यवहार के आधार पर करता है और वास्तविक निर्णय प्रक्रिया पे ध्यान देता है। स्टेट दी फीचर्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या है। दिस अप्रोच एम्पसाइजेज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, साइंटिफिक मेथड्स, रिसर्च टेक्निक्स एंड एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। यानी कि ये जो दृष्टिकोण है ये प्रत्यक्ष व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों से, शोध तकनीकों से और व्यक्तिगत और समूह निर्णयों के माध्यम से समूह निर्णय प्रक्रिया पर के विश्लेषण पर क्या करता है, जोर देता है। बिहेवियरल अप्रोच का मतलब यही है कि जो रियल में हो रहा है उसको क्या करना, एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग बात करना, दैट इज व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्हाई इज बिहेवियरल अप्रोच कंसिडर्ड रियलिस्टिक। व्यवहारवादी दृष्टिकोण को यथार्थवादी क्यों माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड रियलिस्टिक बिकॉज इट स्टडीज हाउ एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्चुअली बिहेव इन रियल सिचुएशंस रादर देन आइडियल और प्रेस्क्राइब्ड बिहेवियर। व्यवहारवादी दृष्टिकोण को इसलिए यथार्थवादी माना जाता है क्योंकि यह आदर्श व्यवहार के बजाय वास्तविक परिस्थितियों में प्रशासकों के वास्तविक व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। यानी कि जब रियल सिचुएशन होती है तो उन रियल सिचुएशन में आपका व्यवहार कैसा होता है, आपका बिहेव कैसा होता है, तो स्टडी करता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। दैट्स वाई ये क्या है, ये इसको रियलिस्टिक कंसिडर किया जाता है। यानी कि ये इस पर बात करता है कि क्या है, ना कि इस पे कि क्या होना चाहिए, क्या होता है, क्या है, इस पे ज़्यादा ये फोकस करता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि औपचारिक संगठन क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑफिशियली डिजाइन्ड स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन रूल्स, हायरार्की एंड डिफाइंड अथॉरिटी क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। यानी औपचारिक संगठन नियमों, पदानुक्रम और निर्धारित अधिकारों पर आधारित आधिकारिक संरचना है जिसे संगठनात्मक उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यानी कि जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक्स वाई जेड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऊपर ही ऊपर उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर उसके नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, फिर उनके नीचे और सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं। तो ये जो हायरार्की बनती है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन में बनती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बनती है। इसमें हर तरीके के कम्युनिकेशन के चैनल, वर्क, फंक्शंस, क्राइटेरिया और वो रूल्स वगैरह वो सारे क्या होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं और इनके जो गोल्स होते हैं वो सारे कॉमन होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। तो उन गोल्स के अचीव करने हेतु जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है दैट इज कंसिडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अनौपचारिक संगठन क्या है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स नेचुरली विद इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशंस, सोशल इंटरेक्शन एंड कॉमन इंटरेस्ट अमंग एम्प्लॉइज। यानी कि अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के भीतर कर्मचारियों के व्यक्तिगत संबंधों, सामाजिक संपर्क और समान रुचियों के आधार पर स्वाभाविक तौर से अपने आप विकसित होता है। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें फिर नीचे कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ये जैसे मान लो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पे ये टॉप लेवल है और ये मिडिल लेवल का है। तो यहाँ पे तो इन दोनों की पोजीशन अलग-अलग है, लेकिन इनके मान लो विचार मिलते हो या कोई भी ऐसे रीज़न है जिनसे इनके आपस के बीच एक फैमिली रिलेशन भी बनता है या फिर इनमें दोस्ती का रिलेशन बनता है या साथ में चाय-पानी पीते हैं या हँसी-मज़ाक करते हैं। तो ये सारी जो अदर चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती है, उससे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि स्वतः ही विकसित होता है फॉर्मल के अंदर। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक दूसरा नाम और होता है, इसे अंगूरी लता भी कहा जाता है। अंगूरी लता, ग्रेप वाइन ये भी इसको कहा जाता है। एक्सप्लेन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लाइन संगठन समझाइए। तो जो अभी आपने देखा ये कौन सा संगठन है, लाइन संगठन है। यानी कि एक लाइन पे ये बने हैं, ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल और उसके नीचे एम्प्लॉई। तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन या रेखा संगठन इनको कहते हैं। हिंदी में देखो इसको लाइनें लिख दिया इधर, इसको रेखा संगठन कहते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर अथॉरिटी फ्लोज वर्टिकली एंड ईच सबॉर्डिनेट इज रेस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर एंश्योरिंग यूनिटी ऑफ कमांड। यानी कि रेखा संगठन संगठन की सबसे पुरानी संरचना है। इसमें अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है और प्रत्येक अधीनस्थ केवल एक ही अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि ऊपर अधिकारी, फिर उसके नीचे अधीनस्थ, फिर उसके नीचे अधीनस्थ, फिर उसके नीचे एम्प्लॉय। तो ये अपने सुपीरियर के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा। तो इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन या रेखा संगठन कहा जाता है। व्हाट इज स्टाफ संगठन, स्टाफ संगठन क्या है। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट who provides expert advice and assistance to line executive without having direct command authority।
यानी स्टाफ संगठन में विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो कि लाइन अधिकारियों को परामर्श और सहायता प्रदान करते हैं, परंतु उनके पास प्रत्यक्ष आदेश देने का अधिकार नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ पर ये अधिकारी हैं, तो यहाँ पर इनके पास क्या है, एक इधर एक्सपर्ट बना दिया गया, इधर एक्सपर्ट है, इसके पास एक एक्सपर्ट यहाँ है, इसके पास एक एक्सपर्ट है। तो ये जो एक्सपर्ट होता है, ये इनको एडवाइस देने का काम करता है। हालाँकि इस एक्सपर्ट के पास डायरेक्ट अथॉरिटी पावर नहीं होती कि सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट ऑर्डर दे सके। ये सिर्फ़ इसको एडवाइस देने का काम करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टाफ ऑर्गेनाइज़ेशन। फिर है डिफाइन हायरार्की, पदानुक्रम की परिभाषा दीजिए। हायरार्की रेफर्स टू द ग्रेडेड arrangement of authority in an organization where positions are ranked from top to bottom to maintain order and control। यानी कि पदानुक्रम संगठन में अधिकार की क्रमबद्ध व्यवस्था को बताता है, जिसमें पदों को ऊपर से नीचे की ओर क्रमबद्ध किया जाता है ताकि व्यवस्था और नियंत्रण बना रहे। जैसे मान लो ये ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर उसके नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया और उसके अंडर फिर अदर सबॉर्डिनेट्स हो गए। तो ये जो पूरा सीन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं कि कौन किसके ऊपर है, कौन किसके सबॉर्डिनेट में है और कहाँ एम्प्लॉयी वर्क करता है और किस तरीके से सारे ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं, इसे हम हायरार्की कहते हैं। व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन एंड ओनली वन सुपीरियर टू अवॉइड कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड ओवरलैपिंग अथॉरिटी। यानी कि आदेश की एकता का अर्थ हुआ कि प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, जिससे भ्रम, टकराव और दोहरे आदेशों से बचा जा सके। यानी कि जैसे मान लो ये है, ये एक सबॉर्डिनेट है, तो इसको एक समय में यहीं से आदेश मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, वहाँ से भी मिल रहा है, तो ये तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो का क्या करे, क्या ना करे वाली सिचुएशन में आ जाएगा। तो इसको एक समय में एक ही जगह से कमांड मिले, इसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। और हम इसको डिटेल में जाएँ तो यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी फ्योल का दिया हुआ क्या है, एक सिद्धांत है, हेनरी फ्योल का सिद्धांत। हालाँकि आपसे नहीं पूछा जाएगा ये। एक्सप्लेन स्पेन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण क्षेत्र को समझाइए। स्पेन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय ए सुपीरियर एंड इन्फ्लुएंसेस एफिशिएंसी, कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नियंत्रण क्षेत्र से तात्पर्य एक अधिकारी के अधीन प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले अधीनस्थों की संख्या से है, जो कि दक्षता, संचार और संगठनात्मक संरचना को प्रभावित करते हैं। यानी कि अब जैसे मान लो ये एक सुपीरियर है, तो इसके अंडर कितने लोग काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्पेन ऑफ कंट्रोल। तो ये भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दिए तो इसकी एफिशिएंसी यहाँ से अपने आप ही कम हो जाएगी। तो एक प्रॉपर वे में स्पेन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए और प्रॉपर ही अमाउंट में होना चाहिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा अगर स्पेन ऑफ कंट्रोल होगा तो कहीं ना कहीं कंट्रोल खत्म ही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। ये था अपना सेक्शन ए। सेक्शन ए के हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे। अब हम बढ़ते हैं बी की ओर। बी में देखो मैंने क्वेश्चन सारे रखे हैं, मैं अगर पढ़ के सुनाऊंगा तो ये बेवजह ही क्लास लंबी हो जाएगी और आपकी एग्जाम भी तो आपको पता ही है, सर पे ही खड़ी है एकदम। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का अर्थ और प्रकृति समझाओ। आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा। डिस्कस द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके क्षेत्र क्या है इस पर चर्चा करें। बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में क्या अंतर है वो बताइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको पकड़ लो, ये पूछा ही जाएगा। और साथ ही में पब्लिक चॉइस थ्योरी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लोक चयन सिद्धांत, ये पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, यानी एनपीए और एनपीएम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाने के चांसेज है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और एक क्वेश्चन है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जो अप्रोच के हैं, अप्रोच 3 है, बिहेवियरल अप्रोच है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है और स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच है। मेरा ज़्यादा फोकस है कि आपसे जो पूछा जा सकता है वो बिहेवियरल वाला ज़्यादा चांसेज है पूछे जाने के। और इसके अलावा एक और है जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ये दोनों में से एक पूछा जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे, तो चांसेस है ये दोनों आपके ज़्यादा बन सके। फिर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अनौपचारिक और औपचारिक में अंतर, ये आपको तैयार ही करना है, दोनों का तैयार करना है, आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऐसे हायरार्की में होते हैं इनको लाइन बोलते हैं और इनके बाजू में एक-एक स्टाफ होते हैं, उनको हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं। हायरार्की और यूनिटी ऑफ कमांड आई थिंक आप समझ गए होंगे। और वन शॉट क्लास देखोगे तो वहाँ तो मैंने और भी ज़्यादा अच्छे से डिटेल में इनको समझाया हुआ है। सेक्शन सी के क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं जिसमें आप बड़े-बड़े क्वेश्चन है, बड़े-बड़े आंसर्स के साथ है, तो आप इनको भी एक-एक बार पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको एज़ यूजुअल वेबसाइट विज़िट करनी होगी और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माइनर पेपर सेमेस्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास।
वन शॉट नहीं देखा है तो पहले वो भी देख लीजिए और बस वही चीज़ है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कमेंट करो, मैं ये ज़रूर आपसे कहता हूँ कि पेपर देकर आने के बाद ज़रूर कमेंट करें कि कितना परसेंट पोर्शन में हमारी वन शॉट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही। क्योंकि आप जो कमेंट करते हो उससे हमारा बेटरमेंट होता है, क्योंकि हम वो चीज़ें फिर अप्लाई करेंगे आपके नेक्स्ट सेम में, आप खुद ही देखोगे कि आपके कमेंट का क्या रिज़ल्ट है। अगर क्योंकि वही चीज़ है फिर अपना ही जो बेटरमेंट है दोनों के है इसमें। तो कोई बात नहीं, हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, ऐसे ही स्टडी करते रहो। सो कीप इन टच, कीप स्टडिंग, स्टे विथ करियर एजुनेस्ट एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।